स्टूडेंट्स, जैसे कि बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, 10th की भी शुरू हो चुकी है, 12th की भी शुरू हो चुकी है। अब एक 12th का हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो व्यापारिक संगठन। मतलब क्या कि हम दोनों की दोनों लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जिनका वर्जन इंग्लिश में है उन्हें भी प्रॉफिट होगा, जिनका वर्जन हिंदी में है उन्हें भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई व्यापार शुरू करा जाता है तो उसे कैसे एकजुट होकर काम करना है, कैसे उसे संगठन में काम करना है, क्या वो क्रियाएं करनी है जिससे मैं बिजनेस में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकूं, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकूं। मतलब क्या, मैं पैसा कम लगाऊं और अधिक से अधिक अपना प्रॉफिट अर्न करके ले जाऊं। वो होता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा जितना भी पूरा पैटर्न दिया गया है, ये पूरा हमारा सिलेबस है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सिलेबस को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर बाद में हम अपना स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। जैसे जैसे पैटर्न दिया है वैसे ही हम अपने चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हिंदी में बात करें तो देशी व्यापार, जो हमारे देश की सीमा के अंतर्गत कर रहा था उसे देशी व्यापार कहते हैं। वो कैसे कर रहा था उसकी गतिविधियाँ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आता है सेल लिटरेचर एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल। मतलब क्या, देशी व्यापार का द्वितीय पार्ट है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हो, उसके सेल के बारे में सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आता है आपका कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या, देशी व्यापार का तृतीय पार्ट है ये, व्यापारिक प्रलेख। इसके अंतर्गत जितने भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि बिजनेस में कैसे हम सेल करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, कैसे अर्न प्रॉफिट करेंगे, वो सब हमारा कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। फोर्थ आता है हमारा अकाउंट सेल। ये है हमारा व्यापारी विदेशी व्यापार, सॉरी अकाउंट सेल है हमारा विक्रय विवरण। विक्रय विवरण की बात करें, ये हमारा एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल का चैप्टर है, इसे भी एक न्यूमेरिकल हम कुछ कुछ करेंगे। फिफ्थ आता हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, विदेशी व्यापार। जो हमारी देश की सीमा के बाहर बिजनेस कर जाते हैं वो सब हमारे होते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, इस पर भी अच्छा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ परचेज इन सेल इन फॉरेन ट्रेड। मतलब क्या, विदेश में क्रय विक्रय की शर्तें। मतलब क्या, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो कैसे कैसे माल को परचेज करेंगे, कैसे कैसा सेल होती है, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 7 चैप्टर आता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब क्या, निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार क्या होता है? जब हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर जाती है तो उसे हम याद करेंगे निर्यात, मतलब गया। और इम्पोर्ट मतलब आयात व्यापार। आया मतलब कभी भी कोई भी चीज़ बाहर से आएगी तो उसे हम याद करेंगे आयात व्यापार। मतलब क्या, निर्यात मतलब यहाँ से जो गया वो निर्यात और जो आया वो आयात। ठीक है, 9 है फॉरेन इनवॉइस, विदेशी बीजक। ये भी चैप्टर अच्छा है, जैसे हमारे इनवॉइस है वैसे ही हमारा फॉरेन इनवॉइस बनेगा, इसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 10 है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए यहाँ से हमारा एक बिजनेस मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ से लेकर टोटल के स्टार्टिंग के 20 चैप्टर्स तक, 20 चैप्टर्स तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 30 से 35 नंबर का बिजनेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, तो सारा कॉन्सेंट्रेट हम सभी चैप्टर्स पर रखेंगे। ये नहीं है कि कुछ सिलेबस हम कट कर दें या कुछ कम कर दें, मैं वही क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर था हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। मतलब क्या, बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा व्यवसाय प्रबंध होता है, आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, वो किस काम पर कार्य करता है। ठीक है, 11th है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, हमारी बातचीत करने का ढंग होता है, अपने एक तरीका होता है हर एक चीज़ करने का, मैनेजमेंट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी एक्चुअल लाइफ में या फिर बिजनेस में। 12 चैप्टर है हमारा फंक्शन और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या, जो एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजर क्या होता है उसकी भी हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 14 की बात करें, चैप्टर 14 है हमारा बिजनेस ऑफिस रूटीन। मतलब क्या कि बिजनेस में कौन कौन से और रूटीन होती हैं जो हमारे डेली यूज़ कर जाते हैं। 15 आता है रिकॉर्डिंग ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कॉरेस्पेंडेंस। मतलब क्या, कार्यालय में आने व जाने वाले पत्रों का लेखा। देखो, कार्यालय में हमारे बिजनेस में डेली लेटर्स आते भी हैं और लेटर जाते भी हैं। ठीक है, तो उनको कैसे रिकॉर्ड रखना है, कैसे एविडेंस होना चाहिए हमारे पास, क्या सबूत होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये लेटर आया या मेरे बिजनेस से ये लेटर आपके पास पहुंच चुका, तो वो सारी कंडीशन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रखी जाएंगे। 16 है कॉपिंग, जो हम सिंपल कॉपी करते हैं उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 17 है डुप्लीकेटिंग, बहुप्रतिलिपिकरण। मतलब क्या, या बहुलिपिकरण, जब एक ही कॉपीज़ की बहुत सारी कॉपीज़ एक से
अधिक जगह पर ट्रांसफ़र करनी होती है तब हम क्या पढ़ते हैं, बहुलिपीकरण या डुप्लीकेटिंग। 18 है मेथड्स ऑफ फाइलिंग, मतलब क्या पुस्तक को रखने की कला, या फिर हम बात करें जो भी हमारे बिजनेस में लेटर्स आते हैं उन्हें कैसे फाइल करके रखना है, सब हम मेथड्स ऑफ फाइलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 19 है इंडेक्सिंग, हमारे जैसे जैसे कॉपीज़ में इंडेक्सिंग होते हैं, हमारा एक चैप्टर लिखा होता है तो हम इंडेक्स में हर चीज़ नोट करते हैं, तो सेम एज यही भी वही है कि इंडेक्सिंग में क्या क्या यूज़ होगा। 20 चैप्टर्स से बात करें तो 20 चैप्टर्स से लेके आगे तक के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे टोटल, वो हमारे सारे लेटर से रिलेटेड होते हैं कि कैसे हमें बिजनेस में लेटर लिखना होता है, कैसे हमें लेटर की इंक्वायरी करनी होती है, कैसे हमें बिजनेस में ट्रेड कोई व्यापार करता है तो उसके बारे में पूछना होता है, अगर कोई मुझे कंप्लेंट आ जाए, कोई भी शिकायत करनी हो तो मुझे वो कैसे करनी है, अगर मुझे कोई रुपया नहीं दे पा रहा उसका रुपया वसूल करना है या उसे लेटर लिखने हैं कि मुझे रुपया दे दे टाइम से, तो फिर उसके लिए हम ये वाले लेटर यूज़ करेंगे। परिपत्र अथवा गश्ती पत्र भी यूज़ करेंगे। परिचय और साख पर जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसके लिए भी यूज़ करेंगे। 28 से बैंक को जो लेटर लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, वो भी यूज़ करेंगे। अगर किसी एजेंसी को कोई लेटर लिखना है वह भी यूज़ करेंगे। शासकीय पत्र व्यवहार की बात करें तो जितने भी शासकीय पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, सब इनके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। शासकीय पत्रों के उदाहरण 2 तरीके से उदाहरण दे रखे हैं टोटल सिलेबस में, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आते हैं नियुक्ति की, कि हम कभी कभी देखा होगा आपने, इंटरव्यूज़ आते हैं या फिर हमें कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो भी वो लेटर कैसे लिखे जाते हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेटर, नोटिस एंड रिपोर्ट फॉर प्रेस, अगर किसी प्रेस को हमें कोई रिपोर्ट करनी है, लेटर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कैसे कैसे लेटर लिखा जाता है, ये वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। 36 में आते हैं पर्सनल लेटर, जो हमारे खुद के पर्सनल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लाइफ पर डिपेंड करते हैं, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 37 है फॉलो अप लेटर्स, किसी को हमें फॉलो करना है तो उसके लिए लेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा चैप्टर आ जाता है 38, जो हमारे पूंजी बाजार या फिर हमारे शेयर मार्केट से या हमारे कैपिटल मार्केट से डिपेंडेंट होते हैं, वो हम टोटल 38 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सब चैप्टर्स थे टोटल 20 से लेके 37 तक के 17 चैप्टर्स जो हैं हमारे टोटल, वो हमारे लेटर्स के हैं और 38 चैप्टर हमारे थ्योरेटिकल है। तो लेटर्स अपने आप में सभी लेटर्स इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन वो लेटर्स पढ़ाए जाएंगे जो स्पेशली हर साल रखे हुए कुछ चैप्टर्स में मिलते हैं या हर रखे हुए पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे जैसे सिलेबस की बात चल रही थी अभी तक, तो हम सिलेबस से ही स्टार्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर 1 की बात चल रही थी कि अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे, लेकिन काम ऐसा करेंगे कि हमें हमेशा ये चीज़ याद रहे, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पार्ट है कि हमारे साथ साथ बीकॉम में भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। हर साल इसमें से क्वेश्चन अगर अभी से पढ़ लिए तो कुछ क्वेश्चन हमें याद करने की परमानेंट ज़रूरत ही नहीं है, अगर अभी से अच्छे से याद कर लिया तो। ठीक है ना, देन अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हिंदी में बात करें तो देशी व्यापार प्रथम और व्यापारिक सौदों की गतिविधियां। मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखा होगा बिजनेस, आपस में बिजनेस जब हम करते हैं, दोनों में एक तरीके का सौदा होता है, हाँ भी तेरे पास इतना माल है, मुझे इतना माल खरीदना है, तो उसके लिए कौन कौन से सौदे करे जाते हैं, कैसे कैसे उसकी ट्रांजेक्शन होती है, कैसे कैसे उसे पेड करना है, पैसा पेड करना है, माल पहुंचाना है, तो सब वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आती हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, फंक्शन टू बी डन व्हाइल सेटिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब क्या कि सौदा तय करते समय किए जाने वाले कार्य, या फिर मैं बात कर सकता हूँ सावधानी। जब भी मैं किसी से सौदा तय करूंगा, मैं किसी दुकान वाले से सौदा तय करूंगा, बिजनेस से सौदा तय करूंगा, तो मुझे कौन कौन से फंक्शन याद रखने चाहिए, कौन कौन सा काम करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बात करूँ तो हिंदी में पूछताछ और इंग्लिश में इंक्वायरी, मतलब क्या, जब मैं कोई भी माल परचेस करूंगा तो मैं उसकी इंक्वायरी लेनी जरूरी है कि आपके पास ये माल है या नहीं है, या उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है निरख। निरख मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बात करूँ तो कोटेशन। कोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी से पूछताछ करोगे और पूछताछ के बदले में जो वो मुझे उत्तर देगा, तो उसे बोलते हैं हम निरख पत्र। ठीक है, जैसे क्या कि मैंने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा, तो मैंने उससे किसी चीज़ की इंक्वायरी करी, अब वो मुझे जो आंसर करेगा वो मेरा क्या है, कोटेशन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आदेश देना। आदेश देना क्या, अब मैंने पूछताछ भी कर ली, मुझे उसका आंसर भी मिल गया, अब मैं उसे ऑर्डर करूंगा कि मुझे इस माल की ज़रूरत है, तो मुझे ऑर्डर देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब मैं उसे यहाँ पर ऑर्डर सेंड कर चुका हूँ। 4 पॉइंट है ऑर्डर प्राप्ति की सूचना देना, इन्फॉर्मेशन गिवन टू ऑर्डर रिसीव। जब उसे ऑर्डर मिल जाएगा तो इसकी मुझे उसे सूचना भी देनी पड़ेगी कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो चुका है, अब आप माल तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है पॉइंट माल उधार देना, क्रेडिट फैसिलिटी। वो आपसे ये भी पूछेगा कि आप कैसे माल प्रोवाइड करते हैं, नगद माल या फिर कैश पे, या उधार या फिर क्रेडिट पे। मतलब क्या कि नगद या क्या क्रेडिट दोनों फैसिलिटी उनके पास प्रोवाइड हैं या नहीं है।
6 पॉइंट आता है हमारा माल एकत्रित करना, कि वो कितने टाइम में माल को कलेक्टेड कर सकते हैं, कितने टाइम में माल का कलेक्शन कर सकते हैं, माल को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। 7 पॉइंट है माल भेजना, कि आप माल कैसे भेजेंगे, रेलवे के द्वारा भेजेंगे, कोई ट्रक के द्वारा भेजेंगे, किसी अपने खुद के वाहन के द्वारा भेजेंगे, तो वो होता है माल भेजना। ठीक है। 8 पॉइंट है बीजक भेजना। बीजक में उन सारी चीज़ों का लेखा होता है, वो सारी चीज़ शो करी जाती हैं कि आपका कितना माल है, कितनी क्वांटिटी से है, मतलब उसकी क्या दर है, कितने रुपए पर पीस है, उसमें मुझे कितना किराया देना पड़ा, कितना भाड़ा या फिर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना पड़ा, वो हमारे होते हैं सब बीजक के अकॉर्डिंग। ठीक है। 9 पॉइंट आता है हमारा भुगतान प्राप्त करना या फिर टू रिसीव पेमेंट। जितनी भी हमारी भुगतान प्राप्त करी जाएंगी वो कैसे करी जाएंगी, या फिर आप मुझे चेक देंगे, मुझे बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, हैंड टू हैंड कैश प्रोवाइड करेंगे, या फिर बिल्टी वगैरह जो भी आते हैं उनके पास ऑप्शन, वो आते हैं भुगतान प्राप्त करने के में। जब हमें भुगतान भी प्राप्त कर देंगे तो उसके बाद लास्ट पॉइंट में याद रखना है भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजना, सेंड टू पेमेंट रिसीप्ट। मतलब क्या, जब मैं भुगतान प्राप्त कर लूँगा तो मुझे एक रसीद भी भेजनी पड़ेगी कि हाँ भाई जो आपने मुझे भुगतान करा है उसकी मैं रिसीप्ट ले चुका हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, हैंड टू हैंड याद कर लेंगे। पहले इन पूछूंगा, उसके बाद उसका जवाब मिल जाएगा, उसके बाद आदेश दूंगा, आदेश के बाद उसकी आदेश की भी सूचना दे दूंगा, माल मुझे कैसे मिलेगा, उधार मिलेगा, नकद मिलेगा, माल कितने दिनों में इकट्ठा हो जाएगा, माल को एकत्रित करना, माल कैसा भेजा जाएगा, रेलवे गाड़ी द्वारा, ट्रक के द्वारा, खुद के वाहन के द्वारा, बीजक भेजूंगा, उसमें जितने भी चार्जेस होते हैं, जितनी भी उनकी क्वांटिटी होती है, जितने भी उनके रेट होते हैं, वो सब बीजक में आ जाएंगे। भुगतान प्राप्त कैसे करना है मुझे, ठीक है, और भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजना। ठीक, यह था आपका क्वेश्चन 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे तो अच्छे से आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको हेडिंग प्रोवाइड करी है। ठीक है। क्वेश्चन 2 आता है हमारा जोखिम पत्र, या फिर हिंदी में बात करें रिस्क नोट। देखो रिस्क नोट क्या होता है, आजकल के लाइफ में कॉमर्स के बंदे में सीधी सी बात है, रिस्क लेना हमें अच्छा लगता है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमने अपने कॉमर्स में ये चीज़ सीखी, हमने अपने अकाउंट्स में ये चीज़ सीखी। जहाँ भी हम काम करेंगे, बिजनेस कौन शुरू करता है, उस लिए किस लिए शुरू करते हैं कि मैं जब रिस्क लूँगा तभी तो काम बनेगा, तभी तो मुझे उसकी पहचान होगी। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 2 बनता है जोखिम पत्र रिस्क नोट। ये क्या होता है, ये 2 प्रकार से भेजा जाता है, रेलवे के जोखिम द्वारा या स्वामी के जोखिम द्वारा। इंग्लिश में बात करें तो ही हैज़ सेंट 2 टाइप्स, रेलवे रिस्क और ऑन रिस्क। ठीक है। रेलवे रिस्क क्या होता है, या फिर रेलवे के जोखिम पर क्या होता है, यदि मैं कोई भी माल भेज रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी टूट फूट होती है तो उसका जोखिम कौन लेगा, रेलवे लेगा। ठीक है। और स्वामी के जोखिम पर यदि मैं कोई भी माल किसी भी साधन के द्वारा भेज रहा हूँ और वो उस माल में कोई टूट फूट हो जाती है बाय चांस, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, वो खुद का स्वामी जिम्मेदार होगा। ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ कि रेलवे के जोखिम का, अगर मैं बात करूँ रेलवे की जगह ट्रक की बात कर लेता हूँ, चलो, कि मेरे पास कुछ ग्लासेस हैं, वो किस चीज़ के हैं, कांच के हैं। अब सीधी सी बात, जब मैं किसी और के जोखिम पर भेजूंगा, मैं उससे कहूँगा आप उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट ले लो और आप अपने हिसाब से ले जाओ। मतलब क्या, मैं रेलवे के जोखिम पे भेज रहा हूँ या फिर ट्रक के जोखिम पे भेज रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो अगर ट्रक कांच से भरा हुआ है तो बहुत धीरे धीरे लेकर जाएगा, क्योंकि उसे अपने पे जोखिम लेना है। अगर कोई भी टूट फूट होगी तो वो कौन पेड करेगा, रेलवे पेड करेगा या फिर ट्रक वाला पेड करेगा। अब मैं बात करूँ स्वामी के जोखिम पर, तो इसमें थोड़ा सा कम चार्जेस जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टूट फूट होती है तो वो खुद कौन पेड करता है, स्वामी पेड करता है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था सौदा तय करते समय किए जाने वाले कार्य, मतलब क्या, फंक्शन टू बी डन वाइल सेटिंग द ट्रांजेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन बना था हमारा कि जोखिम पत्र क्या होता है, रिस्क नोट। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कल हमारी क्लासेस इसी के आगे शुरू हो जाएगी। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत है, थ्योरेटिकल में मुझे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करें, मैसेज करें, मैं आपको होप्स हो इसकी PDF भी आपको आसानी से सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके।